हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट डे पे मैं आगे पढ़ने से पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स आप लोगों को पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट्स करके प्रोसीड करना भी मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट डे पे मैं आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि दोनों बेबीज़ ईवा और निंगजी ने अपने दोनों बड़े डैडी और अपने डैडी के लिए सभी के लिए उन्होंने डेट अरेंज कर दिया था। वहीं पे वॉशरूम में एक लड़की मिलती है जो कि रुई से बहुत अजीब तरीके से बात करके वहाँ से चले जाती है। ये सभी थिंग्स हुए थे। तो अब नेक्स्ट डे में आगे बढ़ते हैं। वेंजिंग जो कि सीजन से मिलने के लिए वहाँ आ गई थी, तो वो उसको वहाँ पहुँचते ही कहती है, देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हैं, मैं आपको क्लियर कट तो बता देना चाहता हूँ। सीजन जो कि मुंह खोल रहे थे बोलने के लिए कि ये मैं हूँ, फिर वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं और चुपचाप पहले वेंचिंग की बात सुनते हैं। वेंचिंग आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, मेरे घर के बच्चों ने मिलके ये डेट अरेंज किया है, बट मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, मेरा एक फियांसे है और मैं उसके साथ इंगेज्ड भी हूँ और हमारी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। इसीलिए आई एम सॉरी, मैं आपके साथ अभी इस वक्त फ़िलहाल से कोई भी कोलैब नहीं कर सकती, ना ही मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ, क्योंकि अगर मेरे फियांसे को पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इतना बोल करके और जो वेंचिंग थी वो वहाँ से उल्टे पैर पलटती है और जाने लगती है। तभी सीचन उसकी ओर मुड़ते हुए कहते हैं, क्या मेरे लिए भी नहीं रुकोगी वेंचिंग। इतना सुनना था कि वेंचिंग रुक जाती है और फिर वो फटाक से मुड़ के देखती है तो सामने सीजन स्माइल दिए खड़े और एक पैकेट में उन्होंने हाथ में एक पैकेट के अंदर उन्होंने अपना हाथ डाला हुआ था एंड देन दूसरा उनका जो फ्री था, उसके बाद वो भी हाथ बाहर निकालते हुए ऐसे शाहरुख खान वाले स्टाइल में हाथ को फैलाते हैं और वेंजिंग दौड़ के जाती है और सीजन के गले लगते हुए कहती है, ओह माय गॉड सीजन, ये तुम हो। मुझे लगा बच्चों ने मेरे लिए कोई और ही डेट अरेंज कर दिया है, सच में ये बच्चे भी ना। तो सीजन उसके बालों पे ऐसे केयर्स करते हुए कहते हैं, वैसे अच्छा है, बच्चों ने काफ़ी अच्छी सरप्राइज़ दी है हमें, आओ बैठो। इतना बोल करके वो वेंचिंग के लिए कुर्सी को पुल करते हैं। वेंचिंग उस पर बैठती है और फिर वो खुद सीजन वहाँ पे जाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग जो कि उसने ऐसा ड्रेस पहना था जिससे उसकी बैली शो हो रही थी और उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, तो वो पहले अपने पैंट को ऊपर खींचता है, फिर जो उसने पहना हुआ था उसे नीचे करता है। अभी दोनों बराबर लेयर में लग रहे थे, तो वो वहाँ आ जाता है और कहता है, अल्फ़ा। वांगजी उसकी ओर मुड़ता है और विंग को देखता है। पिंक ने जो कि बेबी फेदर कलर के बेबी वाइट कलर के जो फेदर वाले कोट थे ऊपर से जो डाला हुआ था, पैंट पे थोड़े थोड़े वाइट पे सीक्वेंस बने हुए डिज़ाइन थे, गले में एक बहुत खूबसूरत सा नेकलेस था, उसके हाथ में घड़ी थी और कुछ रिंग्स भी थे। उसने हेयर स्टाइल भी काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ था। मतलब अभी उसे देख करके कह नहीं सकते कि नॉर्मल दिन में जो विंग उसके सामने होता है ये वही है, क्योंकि अभी विंग इतना ज़्यादा एलिगेंट और गॉर्जियस लग रहा था। वांगजी की निगाहें उसके पूरे फेस के ऊपर, उसके कपड़े के ऊपर जाकर टिकी हुई थी। वो नीचे से ऊपर तक विंग को पूरी तरह से स्कैन करता है। उसके बाद उसके लिप्स पे जाकर उसकी निगाहें टिकी हुई थी और उसका गला सूखना स्टार्ट हो गया था। विंग वापस से कंटिन्यू करते हुए कहता है, अल्फ़ा। अब वो थोड़ा डर रहा था। वांगजी कहता है, तो विंग वापस से कहता है, ये सारी डेट दोनों बच्चे ने अरेंज की है। वांगजी कहता है, अच्छा है। उसके बाद वांगजी भी आता है, विंग के लिए कुर्सी को ऐसे पुल करता है, विंग भी बैठ जाता है उस पर। विंग थोड़ा नर्वस हो रहा था और ये फीलिंग ना वांगजी फील कर पा रहा था। वो अपनी चेयर पे आके बैठते हुए अपना हाथ बढ़ाता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या मांग रहा है। वो कहता है, क्या? तो विंग कहता है, अपना हाथ। वांगजी कहता है, अपना हाथ। विंग कहता है, ओह हाँ। फिर इतना बोल करके वो अपना हाथ बढ़ाता है। वांगजी उसके हैंड को अपने हाथ में लेता है। विंग का हाथ इस समय इतना ज़्यादा कोल्ड था कि वांगजी महसूस कर पा रहा था। वो उसके हाथ को अपने हाथ में लेता है और अपने थंब से उसके हाथ के ऊपर ऐसे प्रेस करते हुए कहता है, रिलैक्स, हम बस डेट पे आए हैं, तुम्हें इतना नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है विंग। विंग कहता है, बस मुझे वो। तो वांगजी कहता है, मैं समझ पा रहा हूँ। इतना बोल करके और अपने दूसरे हाथ से विंग के हाथ को ऐसे टैप टैप कर रहा होता ताकि वो थोड़ा सा नर्वस जो है उसकी वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद वो बैठ जाता है।
फिर वांग जी जो कि उस जब वो यहाँ आया था तो उनके लिए तो सारे अरेंजमेंट की ही गई थी, तो मिस्टर किस उसे बोल के गए थे कि मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है बॉस। फिर उसे बता देते हैं कि पहले बुके आएगा, देन खाना आएगा, और आप लोग चाहे तो वाइन सर्व कर सकते हैं। ये सभी थिंग्स बता के तो मिस्टर केस वहाँ से निकला था। तो जो हमारा लान वांग जी था वो एक वेटर को ऐसे इशारा करता है, वो थोड़ा दूर खड़ा था लेकिन वो इधर ही देख रहा था क्योंकि उन्हें सर्व भी तो करना था और पता भी तो चलना चाहिए था। तो वो आता है और कहता है यस सर। तो लान वांग जी उसको एक पेपर पे लिख के देता है कि ये लेके आओ, और उस पर बुके लिखा हुआ था जो कि बहुत सारा रेड रोजेस का बना हुआ था। वो वहाँ से चला जाता है और अंदर जाकर के एक फ्रेश रेड रोजेस का बुके लेकर के आता है। उसके ऊपर कार्ड भी था और उस पर ऐसे ही हैप्पी मीनिंग्स डे वाला कार्ड रहता है ना, वो लिखा हुआ था। वो लेके आता है, लान वांग जी को देता है। लान वांग जी उस बुके को लेता है और विंग को ऐसे बढ़ाते हुए कहता है, ये लो विंग, हमारी पहली डेट के लिए। विंग उस रोज को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेश खुशबू आ रही थी, उसे अपने हाथों में लेता है और उसे इनहेल करता है। ये स्मेल सच में उसे बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस का एहसास करा रही थी। वो ताजगी ना उसकी बॉडी के अंदर उतर रही थी क्योंकि विंग की बॉडी स्मेल भी तो ऐसे ही थी। वो स्मेल इनहेल करने के बाद एक साइड रखता है। उसके बाद उन दोनों के लिए कुछ स्टार्टर और सैम्पल लाए जाते हैं। रेड वाइन लाई जाती है उन दोनों के लिए। वहाँ स्टार्टर रखा हुआ था और जो लान वांग जी था वो उस शैम्पेन को बोतल को ओपन करता है। दोनों ग्लास में हल्का हल्का शैम्पेन भरता है और बोतल को साइड में रखता है। विंग जो कि अभी भी नर्वस था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बातें क्या शुरू करे। तो वो कहता है ये जगह बहुत खूबसूरत है ना। वांग जी कहता है ये बहुत खूबसूरत है। मैं जानता हूँ विंग, तुम इससे पहले कभी इस तरह की जगह पे नहीं गए हो और ये सभी चीज़ें नहीं की है, तो तुम नॉर्मल रहो, ठीक है ना। विंग हाँ में सर हिला देता है। फिर वांग जी अपने ग्लास को उठाता है और एक दूसरे ग्लास को उठाते हुए विंग को बढ़ाता है और कहता है, ये लो विंग। विंग उस ग्लास को ले लेता है और फिर नर्वसनेस में वो सर हाँ में करके उठा लेता है। फिर दोनों ग्लास को वो चेयर्स करता है और एक सिप लेता है। उसके बाद वो रख देता है। विंग जो कि उसने पिया था जैसे ही रेड वाइन, वो रेड वाइन जो थे उसके लिप्स पे लग गए थे। ये देखकर तो वांग जी का गला वापस से सूख रहा था और उसके दिमाग में अभी कुछ और ही चल रही थी, समझ जाओ। उसके बाद वांग जी कहता है, तो और क्या करना है आगे। तो विंग को लगा ना शायद कि वो उसके बारे में पूछ रहा था। वो कहता है, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। इतना बोलना था और वो नीचे कर देता है नज़रों को। तो वांग जी समझ गया था कि ये मतलब खुद के बारे में बात कर रहा है। तो वो कहता है, विंग मैं गगा के बारे में बात कर रहा हूँ। गगा ने मुझे बताया कि 2 दिन बाद का ऐसे इंगेजमेंट है। आई मीन कल का पूरा दिन हमें मिल रहा है सभी चीज़ों को अरेंज करने का। विंग कहता, ओह हाँ ठीक है, फिर हम घर पे जाकर के रुई से और सीजे वगैरह से बात कर लेंगे, फिर सभी चीज़ों का हम प्लानिंग कर लेंगे। उसके बाद तो एक दिन है ना, वो सभी चीज़ें हो जाएंगी एक दिन में भी। तो विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, वैसे मैंने गगा के रिंग के लिए मैंने जो डिज़ाइनर है ना, मैं उसे बोल चुका हूँ। विंग कहता है, ठीक किया आपने। इतना बोल करके वो वापस से खड़ा होता है। वांग जी अपने प्लेट में से कुछ फूड उठा करके उसमें डाल देता है और कहता है, अच्छा किया। और उसके बाद बेबी, उसके लिए भी हमें पेयर कपड़े लेने होंगे ना विंग। विंग को समझ नहीं आ रहा था। तो वो कहता, हाँ। तो वांग जी कहता है, कुछ नहीं, मैं देख लूँगा, तुम खाओ। विंग फिर कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खा रहा होता है। विंग जो कि पूरा नर्वस लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी एक और वेटर जो वहाँ पे पॉइंट था, वो नहीं दूसरा वेटर खाना लेके आता है और वो लगा रहा होता है। वो खाना रखने के बाद जैसे ही रख के और ट्रे उठाने वाला होता है, वो विंग को ना ऊपर से नीचे तक घूरता है। ये देखकर तो हमारे भाई साहब वांग जी जेलस फील ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो उसको घूरते हुए कहता है, अब हो गया, अब जा सकते हैं। और वो इतने कोल्ड वॉइस में बोला था कि वो वेटर कुछ सेकंड के लिए सही में डर गया था, एंड देन वहाँ से चला गया। वांग जी फिर अपनी जगह से उठता है और जल्दी जल्दी अपना कोट खोल करके वो विंग के ऊपर लाके डाल देता और आके बैठते हुए कहता है, ये तुमने किस तरह की ड्रेस पहनी है विंग, इतने छोटे कपड़े कौन पहनता है। विंग कहता है, वो रुई ने। तो वांग जी कहता है, आज के बाद उसकी फैशन ड्रेस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं जो तुम्हें दूंगा वही पहनोगे तुम। तो गेट दैट विंग। विंग कहता, मैं समझ गया। अब वो अभी सच में डर गया था वांग जी की बात सुन करके, लेकिन वांग जी हमारे तो जालिस हो रहे थे ना। फिर विंग वो खाना शुरू कर देता है
जब उन दोनों का खाना हो जाता है उस टाइम पीरियड में वांग जी और विंग ओनली फॉर काम की बातें ही कर रहे थे, अपनी बातें तो बिल्कुल कर ही नहीं रहे थे। वांग जी कहता है मैं अभी आता हूँ, इतना बोल करके और वांग जी वॉशरूम वहीं पे पास वाले में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। हैंड वॉश करके जैसे ही वो अपने हैंड को सुखा रहा होता है, वहाँ पे वही लड़की वापस से आती है और उसके बैग पे ऐसे उंगली फिराते हुए कहते ओह मिस्टर लॉन वांग जी, तो आप हमें यहाँ मिल गए, मुझे नहीं लगा था कि मैं आपसे यहाँ पे मिली होंगी, कितना कोइंसिडेंस है ना। तो जो लान वांग जी था वो कहता एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको जानता हूँ क्या। तो वो लड़की थी वो कहती आप मुझे नहीं जानते, आप इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हैं। हाय आई एम लू तियानमिंग, और आज सुबह ही तो मेरे डैड आपके कंपनी आए थे हमारी शादी की बात रिश्ते पक्के करने के लिए, है ना लान वांग जी। इतना सुनना था कि वांग जी को वापस से गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ से जा रहा था। तो जो लो तियानमिन थी वो उसके हैंड को ऐसे शोल्डर नीचे से नहीं पकड़ते जैसे, वैसे पकड़ते हुए कहते मेरी बातें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। वैसे मुझे पता चला आप अपने गगा की इंगेजमेंट कराने वाले हैं। अब एक तो वांग जी था उसको शौक, इसको कैसे पता चला, अभी तो ये बातें बाहर आई भी नहीं है, तो क्या कोई स्पाइकर से कंपनी में, वो मतलब ये सोच रहा था। फिर वो कहते आई एम सॉरी, पर मैंने वो बाहर बातें करते हुए सुन लिया था। वैसे आपका मीट काफ़ी इनोसेंट और क्यूट लगता है, बट कोई नहीं, मैं उससे ज़्यादा ऑथेंटिक और अमीर हूँ। अगर आप मुझे अपना मीट बनाते हैं तो आपको बदले में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और साथ में आपको वो सीक्रेट भी। और वो उसके कान में कुछ बोलती है। ये सुनकर तो वांग जी शॉकिंग स्टेज में चला गया था। वहीं विंग जब देखा कि वांग जी को आने में थोड़ा टाइम हो गया है, तो वो उठ के जैसे ही आता है वॉशरूम के पास, वो देखता है कि एक लड़की वांग जी के कान में कुछ बोल रही है। ये देखकर विंग का तो रोना शुरू हो गया था, और वो चुपचाप अपनी जगह पे आकर बैठ जाता और कहता है विंग, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि वो तुम्हें अपना मेट मानेगा, भले ही तुम आज कुछ भी हो, पर वो तुम्हें हमेशा से डिस्कस्टिंग ही समझता है, लाइक कि तुम लोगों को सेड्यूस करते रहते हो। और उसने गुस्से गुस्से में आकर के ना वो जो वाइन था ना वो पीता है, फिर वापस झाड़ के पीता है। ऐसे ऐसे करके उसने 5-6 बार पी गया था वो, और पी के बैठा हुआ था। उसकी आँखों के ऊपर नशा चढ़ रहा था और वो टल्ली हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ सीचेन और वेंचिंग दोनों डेट को अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। वेंचिंग की प्लेट में सीचेन फूड डाल रहे थे, उसके हैंड्स को ग्रैब किए हुए थे, और उसके बाद बहुत सारी बातें कर रहे थे जो लाइक डेट कपल के बीच में होता है, नॉटी अच्छी सभी बातें वो दोनों कर रहे थे। उसके बाद वहीं दूसरी तरफ एक कैबिन में रुई न्यू हिसांग दोनों बेबी और मिस्टर किस बैठे हुए थे और खा रहे थे, और दोनों मतलब सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी रुई कहती है मैं तो सिजियो को बताना भूल ही गई कि मैं यहाँ हूँ। फिर वो मैसेज कर देती है, तो यानली कहती है मैं ऑन द वे हूँ, मैं आ रही हूँ। इतना बोल करके और यानली भी फ़ोन रख देती क्योंकि वो ड्राइव कर रही थी। रुई और इन लोगों का भी अभी तक ऐसे ओनली फॉर स्टार्टर ही आया था और कुछ ज़्यादा आया भी नहीं था। तो रुई कहती है कि मैं अभी जस्ट आती हूँ, क्योंकि उसे थोड़ा टचअप करना था, उसकी सीजिए जो आ रही थी। इतना बोल करके और वो उसी वॉशरूम में आती है जिस वॉशरूम में वांग जी और वो लड़की थी। तो वांग जी उसकी बात सुनने के बाद शॉकिंग स्टेज में चला गया था। फिर वो अपने आप को मैनेजेबल करते हुए वहाँ से जैसे तैसे करके उसको बस घूर के देखता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके निकल के इधर आने के बाद रुई उस वॉशरूम में आती है, तो वो देखती है कि वो लड़की अभी भी वॉशरूम में ही थी। तो रुई आते कहते क्या तुम वॉशरूम में ही रहती हो हमेशा? हम उस टाइम पे भी वॉशरूम में मिल गए थे और अभी भी तुम मुझे मिल गई। तो वो कहती आई एम सॉरी, वो एक्चुअली में मेरे इयररिंग्स खो गए थे। और वो चुपके से ना अपने एक इयररिंग को निकाल करके और पैंट में रख लेती है और कहती है मैं वही ढूंढने आई थी, इसी वजह से अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे ढूंढोगी। तो रुई कहती हाँ क्यों नहीं। इतना बोल करके वो दोनों उसको ना उसी वॉशरूम में इयररिंग ढूंढना शुरू कर देती हैं। वो जो लड़की थी ना जानबूझ करके और मेकअप वाले क्या बोलते हैं उसको, नीचे जो पाइप जाता है ना सिंक का, वहाँ पे गिरा देती है और फिर इधर उधर ढूंढना शुरू कर देती है। रुई जो कि ढूंढ रही थी वो कहती मिल गया मुझे, और इतना बोल करके उसके सामने आती है। तो वो कहती है वो लड़की बहुत फ्लर्टी टोन में सीरियसली मैं तो कब से ढूंढ रही थी, मुझे तो मिलना ही नहीं, तुम्हें मिल गया बेब्स। और इतना बोल करके रुई के चिक्स पे ना ऐसे एक बार ऐसे स्लाइड कर देती है। रुई जो कि उसे थोड़ा अजीब लग रहा था वो थोड़ा दूर हो जाती है, कहती ये लीजिए। वो लड़की कहती मैं क्या तुम मुझे पहना सकती हो? मैंने
मेरे कान के छेद ना थोड़े छोटे हैं और उसमें मैं जितना बार ट्राई करती हूँ ना ये खुल जाते हैं, क्या तुम सही से पहना दोगी? फिर वो आप पीच जो था कान में लगाने वाले होते हैं ना, वो उसे ऐसे बढ़ाते हुए कहती है, रूही कहती मैं, तो वो लड़की कहती हाँ पहना दो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? रूही कहती हाँ ठीक है, और इतना बोल करके और वो उसके कान में ना वो इयररिंग्स को डालती है और उस पेच को लगा रही होती। तभी यानी आ चुकी थी, तो उसने देखा कि रूही उस कैबिन में नहीं है, तो मिस्टर किस ने कहा कि वो वॉशरूम गई है, तो वो भी आ जाती है। और जब वो आती है तो देखती है कि रूही उसको इयररिंग पहना रही है, तो वो अंदर आती है और रूही को खींचते हुए कहती है रूही ये तुम क्या कर रही हो? तो रूही कहती सीजिए वो उसका इयररिंग ना खो गया था तो मैं वही पहना रही थी। यानी उसको घूर के देखती है और रूही को पीछे करते हुए कहती है तुम क्या खुद से अपने आप इयररिंग नहीं पहन सकती हो? हाँ, ये कौन सा तरीका है फ्लर्ट करने का? और इतना बोल करके रूही के हाथ से वो इयररिंग लेती है और उस आइसलैंड पे प्लेस करते हुए रूही को तानते हुए लेके आ रही थी। और रूही बोलते जा रही थी कॉरिडोर में सीजिए मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, आई एम सॉरी सीजिए। यानी उसको दीवार पे धक्का देते हुए कहती है तुम्हें पता नहीं चल रहा था वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी? हाँ, अगर आइंदा से मैंने तुम्हें किसी और के करीब देखा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रूही। इतना बोल करके उसके नेक पे बाइट कर लेती है। रूही कहती सीजिए तब तक तो यानी उसको बाइट कर चुकी थी और अपने आप को काम डाउन करते हुए कहती ये तुम्हारी पनिशमेंट है, समझ जाओ तुम। इतना बोल करके उसको खींच के लेके आ रही थी। रूही जो कि अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी क्योंकि सच में उसकी गलती तो थी ना, उसको लेके आती है। वो लड़की भी बाहर आ चुकी थी और कहती है बहुत जल्द तुम दोनों भाई बहन और इतना बोल करके वो वहाँ से निकल जाती है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा टल्ली हो गया था, तो वो जब वांगजी आता है तो देखता है कि ये ना ऐसे इसकी आंखें रेड हो रही, तो वो कहता है उसके माथों को छूते हुए विंग क्या तुमने ड्रिंक किया है? विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके बाद वांगजी कहता है रुको मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर के आता हूँ। इतना बोल करके वो जाने वाला होता है तो वो विंग कहता है नहीं चाहिए मुझे, बैठ जाओ यहाँ पे। इतना बोल रहा था कि वांगजी अपनी जगह पे बैठ जाता है। कहता है विंग तुमने ड्रिंक किया है? विंग कहता है नहीं तो मैं ड्रिंक क्यों करूँगा भला? हाँ, आप अपने आप को समझते क्या है मिस्टर लान वांगजी? इतना बोल करके और वो अपने सीट से उठ जाता है। उठने के बाद वो बाहर आता है तो वांगजी कहता है कि वांगजी कहता है विंग रुको मेरे लिए, और वो जल्दी से उठता है और उस वहाँ पे ना पैसे रखने लगता है क्योंकि खाना उन लोगों ने खाया चाहे नहीं खाया बिल तो देना पड़ेगा ना, तो वो जल्दी से वहाँ पे पैसे रखने लगता है। तभी विंग उतनी देर में उसकी आंखों से ओझल हो गया था और वो उठा के देखता है अपनी नज़रों को तो विंग था ही नहीं। वो कहता है सिट ये कहाँ चला गया? उसके बाद वो ढूंढ रहा था, तो जब ढूंढ रहा था तो देखता है कि विंग, हालांकि रात हो गया था तो कहीं नहीं मिल रहा था, तो वो कहता है विंग तुम कहाँ हो? उसने जो वेटर को अपॉइंट किया था वो उन लोगों को भी बोलता है ढूंढने के लिए। वो लोग भी ढूंढते, विंग कहीं नहीं मिल रहा था। विंग जो कि हमारा पेड़ के ऊपर जाकर बैठा हुआ था और वो कह रहा था मैं नहीं बोलूँगा, तुम बहुत बुरे हो। हाँ, तुम हमेशा कहते हो मुझे कि मैं मैन को सेड्यूस करता हूँ, तो तुम भी तो वही करते हो ना लड़कियों को सेड्यूस। तुम बहुत बुरे हो दुष्ट लान वांगजी। इतना बोल करके वो पेड़ को पकड़ के चिपका हुआ था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब लान वांगजी पूरा ढूंढ रहा था कि ये गया तो गया कहाँ। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ ढूंढे वो जा करके। वो ऐसे चिल्ला रहा था, तो उसकी वॉइस सुन करके जो पूल साइड में वो दोनों बैठे हुए थे तो कहते ये तो वांगजी की आवाज़ है। फिर वेंचिंग और सीचन दोनों जल्दी से सीचन में वहाँ पे पैसे रख के वहाँ से निकल के आते हैं। तो कहते वांगजी क्या हुआ? तो वांगजी कहता गग्गा पता नहीं विंग कहाँ चला गया है। तो कहता कहाँ गया? वो कहीं नहीं गया, यहीं कहीं होगा, ढूंढो। उतने में वो मिस्टर केस को कॉल करता है और कहता है विंग नहीं मिल रहा है, ढूंढो। मिस्टर केस भी उठ गए थे, कहते क्या मिस्टर? तो वो कहता है हाँ नहीं मिल रहा है। और वहाँ से वो यानली, रूही, मिस्टर केस दोनों भी सभी आ जाते हैं। नी हुसैंग भी आ जाता है और आते हुए पूछता है क्या हो रहा है यहाँ? तो वो बोलता है विंग नहीं मिल रहा है, विंग मिसिंग है। फिर जो एक वेटर था वो भागते हुए आता और कहता है सर उस पेड़ के ऊपर है। कहता है हाँ पेड़ के ऊपर? फिर उसको वहाँ लेके जाता है तो देखता है विंग ना उस पेड़ को ऐसे चिपक के और ऐसे उसको पकड़ के वहाँ पे बैठा हुआ है। तो वांगजी कहता है विंग तुम वहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है दुष्ट लान वांगजी मैं नीचे नहीं आऊँगा, तुम बहुत बुरे हो। विंग की बात सुन करके वांगजी कहता है मैं बुरा हूँ? मैंने क्या किया है? विंग कहता है मैंने कहा ना तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा। नी हुसैंग मुझे नीचे उतारो। इतना बोल करके वो हाथ छोड़ देता है और दोनों पेड़ के बीच में खड़ा हो जाता है। विंग ऐसे कर रहा था और झूल रहा था। अब नी हुसैंग भी आगे आ गया था और वांगजी नी हुसैंग को ऐसे घूर के देखता है मानो आंखों से मार डालेगा वो। नी हुसैंग बेचारा म्याऊं वो पीछे हो जाता है
वांग जी आगे आगे आते हुए कहता है विंग तुम गिर जाओगे, नीचे आओ। विंग कहता है नहीं, मैं नहीं गिरूंगा, बिल्कुल भी नहीं गिरूंगा, पर मैं तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। वांग जी कहता है अच्छा अल्फ़ा वांग जी और तुम्हारे पास सब हो गया, तुमने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, मुझे नेक्स्ट टाइम से तुम पर नज़र रखनी होगी। फिर वापस से वांग जी कहता है विंग मैंने कहा ना नीचे आओ। वांग जी उस पेड़ पे बैठ जाता है रोते हुए कहता ये आदमी बहुत बुरा है, इसने मेरे साथ वन नाइट स्पेंड किया। और वो ऐसे बोल रहा था किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लान वांग जी को पूरा समझ आ रहा था। वन नाइट स्पेंड किया और मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, मेरे छोटे छोटे बेबी हैं और इस बेबी का ये फादर है, फादर होते हुए किसी और के साथ ऐसे फ्लर्ट कर सकता है। लान वांग जी तुम बहुत बुरे हो, तुम दोस्त हो, ऐसे ऐसे करके वो बोल रहा था। वांग जी को तो सब समझ में आ रहा था, बाकी अदर सबने सर खुजा रहे थे। तो सीचन कहता है ये ऐसे क्यों कर रहा है वांग जी। वांग जी अपनी गगो को घूर के देखता है और वापस से आगे विंग को देखते हुए कहता है विंग मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ नीचे आ जाओ। तो विंग वापस से रोते हुए कहता है देखा 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 ये मुझे डांट रहा है, ये मुझ पे हमेशा ऐसे ही गुस्सा करते रहता है, चिल्लाते रहता है और मुझ पे बस अपना हुक्म चलाते रहता है। वांग जी जो कि अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और दोनों बेबी तो एंजॉय कर रहे थे अपनी मम्मा की नौटंकी देख करके और वो क्लैपिंग कर रहे थे। ईवा तो चहकते हुए बोलती है मम्मा वाह कितना अच्छा नाटक कर रही हैं आप, कंटिन्यू कंटिन्यू, मम्मा इज सुपर, मम्मा इज बेस्ट, ऐसे कर रही थी। वांग जी ईवा को देखते हुए कहता है बाबा ऐसे नहीं करते, डैडी को नीचे उतरने के लिए बोलो। ईवा कहती है मम्मा आप उसी पेड़ से जंप लगाओ, डैडी आपको गोद में कैच करेंगे बाबाओं के जैसे। वांग जी कहता है क्या, और फिर वो ईवा को देख रहा था इस शैतान की नानी के दिमाग में क्या बातें आ रही है। विंग कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ दुष्ट लान वांग जी। इतना बोल करके विंग वहीं से जंप करता है। वांग जी फटाक से आगे बढ़ता है और उसे अपनी गोद में ले लेता है। विंग सच में उसके गोद में ही आया था और वांग जी को लेकर सीधे धड़ाम नीचे। वांग जी अपनी कमर को पकड़ते हुए कहता है आह, क्योंकि उसकी कमर की बैंड बज गई थी अब। और विंग कहता है दुष्ट लान वांग जी तुम बहुत बुरे हो, बट फिर भी वांग जी उठता है और उसे कहता है तुमने बहुत ड्रिंक कर लिया है विंग, अब घर चलो। इतना बोल करके वो विंग को गोद में उठा लेता है। ईवा, निंगजी, रुई, नीहेसांग, यानली, सीचेन, वैंचिंग सभी मुंह फाड़े उन दोनों को देख रहे होते हैं। और वांग जी जैसे ही मिस्टर क्रिस भी जैसे ही उस ओर मुड़ता है, सभी लोगों को देखता है इतना शॉकिंग रिएक्शन देते हुए, तो वो बस अनबिलीवली अपना सर हिलाते हुए वहाँ से निकल जाता है। और जाते हुए जब देखता है कि मिस्टर क्रिस नहीं आ रहे तो वो कहता है मिस्टर क्रिस अभी भी बस उन दोनों को देख ही रहे होते हैं। वापस से वांग जी उधर मुड़ते हुए कहता है मिस्टर क्रिस हमें घर जाना है। इतना बोलना था कि मिस्टर क्रिस हाँ 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 इतना बोलता है और सभी लोग बाहर आते हैं। वांग जी विंग को कार में बिठाता है, फिर दोनों बेबी को भी ले रहा था। तो सीचन कहते हैं वांग जी तुम विंग को संभालो, विंग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुका है, हम बेबी को लेकर के घर आते हैं। यानली और नीहेसांग रुई एक कार में थे। मिस्टर क्रिस वांग जी के कार को चला रहा था। दोनों बेबी सिचन और वेंचिंग के पास थे और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो तीनों के कारों का काफ़िला निकलने के बाद वो लड़की मेन एंट्रेंस पे आती है और इन तीनों को जाते हुए देखती है और कहती है अपना फ़ोन निकालते हुए उन तीनों पर नज़र रखना, और उसके बाद वो फ़ोन रख देती है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।